नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में हमने सारणिक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था और आपको सारणिक की प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी और ये प्रॉपर्टीज़ आगे सारणिक में बहुत काम आने वाली हैं। इस वीडियो में हम सारणिक का अवकलन और दो सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन एवं सारणिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सारणिक के अवकलन से। माना एक सारणिक के अवयव चर x के फलन है, चर x के फलन है। मतलब इस टाइप से सारणिक दी हुई है आपके लिए। डिटरमिनेंट बराबर f1x f2x f3x g1x g2x g3x phi1x phi2x phi3x। मतलब सारणिक के अवयव एक चर x के फलन है। इस सारणिक को हम पंक्तियों के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। भाई ये तो R1 हो गई, R1 R2 और R3। इस सारणिक को किसके रूप में लिख दिया हमने? पंक्तियों के रूप में लिख दिया है। अब देखो भाई, इसका अवकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है, क्योंकि यहाँ पे सारणिक के जो अवयव है वो किसके फलन है? x के फलन है। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करें। d/dx, डेल x मान सकता हूँ क्योंकि ये किसका फलन है? x का फलन है। सारणिक का प्रत्येक अवयव किसका फलन है? x का फलन है, इसलिए हमने सारणिक को किसका फलन मान लिया? x का फलन मान लिया और इसका करना है हमें अवकलन। तो सारणिक का अवकलन डायरेक्ट नहीं हो सकता कि कहीं पे आप सारणिक का अवकलन उसके प्रत्येक अवयव का डायरेक्टली अवकलन कर दें, ऐसा सारणिक में नहीं होता है। जब हमें सारणिक का अवकलन करना है तो हमें एक एक पंक्ति का अवकलन करना पड़ेगा। पहले प्रथम पंक्ति का अवकलन करेंगे, फिर द्वितीय पंक्ति का अवकलन करेंगे, उसके बाद में तृतीय पंक्ति का अवकलन करेंगे। तो सारणिक का अवकलन इस टाइप से होगा। सबसे पहले हम प्रथम पंक्ति का अवकलन करेंगे, d/dx R1, और द्वितीय और तृतीय पंक्ति एज इट इज रहेंगी सेम, प्लस अब हमें द्वितीय पंक्ति का अवकलन करना है। R1 एज इट इज रहेगी, d/dx द्वितीय पंक्ति R2 का अवकलन और तृतीय पंक्ति सेम। फिर अब हमें R1 और R2 को स्थिर रखना है और किसका अवकलन करना है? R3 का अवकलन करना है। तो d/dx R3। तो इस टाइप से हम सारणिक का अवकलन करते हैं। जबकि मैट्रिक्स में अवकलन कैसे होता था? मैट्रिक्स, यदि हमें किसी मैट्रिक्स का अवकलन करना है तो उसके प्रत्येक अवयव का अवकलन होता था उसमें। जैसे इधर देखो, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। मैट्रिक्स का अवकलन, जैसे कोई मैट्रिक्स ये दे दी आपके लिए, A = f1x f2x f3x g1x g2x g3x और phi1x phi2x phi3x। इस टाइप से ये क्या है? मैट्रिक्स के एलिमेंट है जो कि किसके फलन है? चर x के फलन है। अब इसका हमें अवकलन करना है। d/dx मैट्रिक्स ए का अवकलन करना है तो प्रत्येक अवयव का अवकलन हो जाएगा। d/dx f1x d/dx f2x और d/dx f3x। फिर R2 का अवकलन करेंगे तो d/dx g1x d/dx g2x और d/dx g3x। फिर हमें R3 का
अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स फाई 1x, डी अपॉन डी एक्स फाई 2x और डी अपॉन डी एक्स फाई 3x। तो इस टाइप से मैट्रिक्स का अवकलन किया जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स का अवकलन करना है तो उसके प्रत्येक अवयव का अवकलन हो जाएगा, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक का हमें अवकलन करना है तो पंक्ति वाइज अवकलन करना पड़ेगा। पहले प्रथम पंक्ति का अवकलन करेंगे, द्वितीय और तृतीय पंक्ति को यथावत रखेंगे, फिर प्लस द्वितीय पंक्ति का अवकलन करना है और प्रथम और तृतीय पंक्ति यथावत रखनी है, प्लस फिर तृतीय पंक्ति का अवकलन करना है और फर्स्ट और सेकंड रो यथावत रखनी है। एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं। सपोज करो ये कोई हमने डिटरमिनेंट्स ले ली, एक्स स्क्वायर एक्स 1 2x माइनस एक्स एक्स क्यूब और 4x स्क्वायर माइनस के 2x और यहाँ पे ले लिया जैसे ये x, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या करना है, अवकलन करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये सारणिक किसका फलन है, x का फलन है, तो डेल्टा x लिख सकते हैं इसको। इम्प्लाइज दैट सबसे पहले हम r1 का अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे, r1 का अवकलन करेंगे। तो r1 का अवकलन करो, यहाँ कितना आएगा 2x, यहाँ 1 और यहाँ पे 0। r2 और r3 हमें यथावत रखनी है, तो r2 और r3 को यथावत रखो। 2x माइनस एक्स एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस के 2x और x, ठीक है। प्लस अब हमें r2 का अवकलन करना है, r1 और r3 को यथावत रखना है। x स्क्वायर x 1, r2 का अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन कितना होगा 2 और इसका -1 और 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर 4x स्क्वायर का 8x, 4x स्क्वायर माइनस 2x और x ये यथावत आएंगे क्योंकि ये क्या है r3 है, हम r2 का अवकलन कर रहे हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस के 2x और x यथावत, प्लस अब r1 और r2 को यथावत रखेंगे और r3 का अवकलन करेंगे। तो r1 और r2 को यथावत x स्क्वायर x 1 2x माइनस एक्स एक्स क्यूब 2x माइनस एक्स एक्स क्यूब। अब r3 का अवकलन करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस के 2 और 1। इस टाइप से हम अवकलन करेंगे। इसका आगे सॉल्यूशन करना है तो इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारणिक का अवकलन किया जाता है, यहाँ तक लिखें। अब देखिए सारणिकों का गुणन। तो दो समान क्रम की सारणिकों का गुणन उसी क्रम की सारणिक प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे 2 क्रॉस 2 क्रम की कोई सारणिक ले ली, या फिर कह सकते हैं कि द्वितीय क्रम की हमने 2 सारणिक ले ली और उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उसी क्रम की यानी कि द्वितीय क्रम की सारणिक ही प्राप्त होगी। यदि 2 तृतीय क्रम की सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसी क्रम यानी कि तृतीय क्रम की सारणिक प्राप्त होगी। और सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है, 4 प्रकार से। इससे पहले हमने क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम टाइप से किया जाता था, केवल एक प्रकार से, रो टू कॉलम। जबकि सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है, रो टू कॉलम, रो टू रो, कॉलम टू रो और कॉलम टू कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है रो टू कॉलम की चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखेंगे 2 समान क्रम की सारणिकों का गुणन उसी क्रम 2 समान क्रम की सारणिकों का गुणन करने पर उसी क्रम की सारणिक प्राप्त होती है।
दो सारणिकों का गुणन करने पर उसी क्रम की सारणिक प्राप्त होती है। देखो भाई, जैसे हमने दो द्वितीय क्रम की सारणिक ले ली, इस प्रकार से डेल बराबर, सपोज करो, हाँ डेल 1 कह सकते हैं इसको, डेल 1 कह दिया। डेल 1 बराबर ले लिया हमने A1 B1 A2 B2, और डेल 2 बराबर अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2। ये द्वितीय क्रम की दो सारणिक हो गई। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो डेल 1 इंटू डेल 2 इम्प्लाइज दैट A1 B1 A2 B2 इंटू अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2। ठीक है, अब हम क्या है, रो टू कॉलम टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। किससे? रो टू कॉलम, रो टू कॉलम टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट R1 का हमें C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। भाई मैट्रिक्स में भी तो इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते थे, रो टू कॉलम टाइप से। तो R1 का C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 अल्फ़ा 2। फिर R1 का C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2। फिर R2 का C1 के साथ तो A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2। फिर R2 का C2 के साथ A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2। तो इस प्रकार से हम दो सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर, कितनी पंक्ति है इसमें? दो पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ हैं? दो स्तंभ में। तो ये किस क्रम की है? द्वितीय क्रम की सारणिक, जो कि आपको पहले लिखा दिया है। दो समान क्रम की सारणिकों का गुणन करने पर उसी क्रम की सारणिक प्राप्त होती है। तो यहाँ पे द्वितीय क्रम की दो सारणिक ली थी, इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो द्वितीय क्रम की सारणिक ही प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम तृतीय क्रम की सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे चलो इसको इधर देखो भाई, दो सारणिक ले ली हमने तृतीय क्रम की, डेल 1 इंटू डेल 2 में डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। जैसे देखो ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये सारणिक फर्स्ट हो गई। और सारणिक सेकंड सपोज करो ये मान ली हमने, इसके अभी अब इस प्रकार से अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2 और अल्फ़ा 3 बीटा 3 और गामा 3, इस टाइप से इसके एलिमेंट हैं। अब रो टू कॉलम टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इधर देखो, सबसे पहले हमें R1 का C1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते थे। तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 अल्फ़ा 2 प्लस C1 अल्फ़ा 3। तो R1 का C1 के साथ कर दिया। फिर R1 का C2 के साथ A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 बीटा 3। R1 का C2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हम R1 का C3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A1 गामा 1 प्लस B1 गामा 2 प्लस C1 गामा 3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब R2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले C1 के साथ, फिर C2 के साथ, फिर C3 के साथ। तो R2 का मल्टीप्लिकेशन पहले C1 के साथ करो तो A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस C2 अल्फ़ा 3। फिर R2 का C2 के साथ तो A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2। फिर R2 का C3 के साथ तो A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 गामा 2, A2 अल्फ़ा 1 नहीं गामा 1
प्लस V2 गामा 2 प्लस C2 और गामा 3, ठीक है ना, इस टाइप से। फिर हमें R3 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ करना है, तो A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3। फिर R3 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ A3 बीटा 1 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 बीटा 3। फिर R3 का मल्टीप्लिकेशन C3 के साथ A3 गामा 1 प्लस B3 गामा 2 प्लस C3 गामा 3। तो इस टाइप से हमें दो सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मैंने एक प्रकार से बताया रो टू कॉलम टाइप से। तो यहाँ स्पष्ट देखो, ये 3 क्रॉस 3 क्रम की यानी तृतीय क्रम की सारणिक थी, तो ये भी तृतीय क्रम की सारणिक प्राप्त हो रही है। तो यहाँ तक पहले लिखेंगे अपन। इसके बाद में देखो, ये तो एक टाइप हो गया रो टू कॉलम टाइप से, ठीक है ना। इस रो टू कॉलम टाइप को मैं क्या है इस प्रकार से और दिखा रहा हूँ। जैसे सपोज करो 2 तृतीय क्रम की मैट्रिक्स ले ली हमने, 2 तृतीय क्रम की मैट्रिक्स, 2 तृतीय क्रम की सारणिक, मैट्रिक्स नहीं सारणिक डेल 1 तथा डेल 2 हैं, जहाँ R1 R2 R3 R1 R2 R3 डेल 1 की पंक्ति हैं। क्या है? सारणिक डेल 1 की पंक्ति। और C1 C2 C3 हमने क्या मान लिए? सारणिक डेल 1 के स्तंभ। क्या मान लिए? स्तंभ। ऐसे ही R1 डैश R2 डैश और R3 डैश ये हमने मान लिए डेल 2 की पंक्ति मान ली। क्या मान ली? डेल 2 की पंक्ति। और C1 डैश C2 डैश और C3 डैश ये डेल 2 के स्तंभ। क्या मान लिए भाई? स्तंभ मान लिए। अब देखो, इन मैट्रिक्सों का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स वो सारणिकों का मल्टीप्लिकेशन करने का प्रथम प्रकार। 4 प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें प्रथम प्रकार है रो टू कॉलम, रो टू कॉलम टाइप। तो जब रो टू कॉलम टाइप से अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेल 1 इंटू डेल 2 बराबर हमें प्राप्त होगा। सबसे पहले हमें R1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना पड़ेगा? C1 के साथ। तो R1 C1, फिर R1 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ, फिर R1 का मल्टीप्लिकेशन C3 के साथ करेंगे। फिर R2 की बारी, तो R2 का मल्टीप्लिकेशन C1 के साथ, फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन C2 के साथ, फिर R2 का मल्टीप्लिकेशन C3 के साथ। ऐसे ही फिर R3 का C1 के साथ, फिर R3 C2, फिर R3 C3 के साथ। तो इस टाइप से रो टू कॉलम टाइप हो गया ये। दूसरा टाइप है इसमें रो टू रो मल्टीप्लिकेशन। रो टू रो मल्टीप्लिकेशन, इसमें अपन ऐसा करेंगे डेल 1 इंटू डेल 2 बराबर हमें प्राप्त होगा। भाई रो टू रो में रो का रो से करना है, तो पहले R1 का R1 डैश के साथ, फिर R2 डैश के साथ करेंगे, फिर R3 डैश के साथ करेंगे। तो इसमें इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा। R1 डैश R1 R2 डैश R1 R3 डैश, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर R2 का R1 डैश के साथ, R2 का R2 डैश के साथ और R2 का R3 डैश के साथ। फिर R3 का R1 डैश के साथ, R3 का R2 डैश के साथ और R3 का R3 डैश के साथ। इस टाइप से ये मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होंगे। ये रो टू कॉलम टाइप हो गया, ये रो टू रो टाइप हो गया। फिर मैं लिखाऊंगा आपके लिए कॉलम टू रो और कॉलम टू कॉलम। तो पहले यहाँ तक लिखें।
कॉलम टू रो मल्टीप्लिकेशन और कॉलम टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन ये आप खुद करके देखना, इजी है बिल्कुल। अब मैं क्या कुछ प्रॉपर्टी और हैं सारणी की उनको लिखा रहा हूँ। सारणी की कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो इधर देखो भाई, प्रॉपर्टीज। सारणी की कुछ प्रॉपर्टी जो रह गई हैं उनको लिखा रहे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसकी ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा है डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर ए एक एन क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स है। यदि ए एक एन क्रॉस एन क्रम की मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर क्या होता है, के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसा क्यों होता है भाई, के का मल्टीप्लिकेशन आप ए में करेंगे, मैट्रिक्स ए में करेंगे, तो मैट्रिक्स में हम किसी अचर संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। इसका मतलब मैट्रिक्स की प्रत्येक पंक्ति के साथ उस अवयव का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जब इस मैट्रिक्स से हम क्या बनाएं, सारणिक बनाएं, क्या बनाएं, सारणिक बनाएं, और उस सारणिक में से अवयव के को कॉमन लें तो प्रत्येक पंक्ति वाइज कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब पहली पंक्ति में से कॉमन ले लिया, फिर दूसरी पंक्ति में से कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी वो एन क्रॉस एन क्रम की थी, तो इसका मतलब इसमें कितनी पंक्तियाँ थी, एन पंक्तियाँ थी। इट मीन्स के कितनी बार कॉमन आएगा, एन बार कॉमन आएगा। तो के इंटू के एन टाइम्स जब के का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, के की पावर एन आएगा। इसलिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ए। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। मतलब दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करना है ए बी और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, फिर बी ए मल्टीप्लिकेशन करना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। चौथी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। मतलब दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करके डिटरमिनेंट निकालो, चाहे अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, दोनों मान क्या आएंगे, हमेशा बराबर आएंगे। पांचवी इसमें प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन। ठीक है। और छठवीं प्रॉपर्टी, यदि ए बराबर डायगोनल, कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले ली हमने A3 डॉट 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 AN इस टाइप से, तो डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर होता है विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले लिखा दी है, A1 इंटू A2 इंटू A3 डॉट 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 AN इस टाइप से। तो और छठवीं प्रॉपर्टी, ये वो सातवीं प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। विषम क्रम की विषम सममित सारणिक का मान, विषम क्रम की विषम सममित सारणिक का मान क्या होता है, शून्य होता है। शून्य होता है। एग्जाम्पल, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर ये ले ली हमने 0 0 0 माइनस ए बी ए और ये माइनस बी, और यहाँ पे मान लिया P और यहाँ पे मान लिया माइनस के P। ठीक है ना, ये कोई डिटरमिनेंट्स ले ली, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि विषम सममित सारणिक है, ये विषम सममित मैट्रिक्स की सारणिक है। भाई देखो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 0 0 हैं,
और शेष अवयव संख्यात्मक मान में तो बराबर हैं, लेकिन चिन्ह में कैसे हैं, विपरीत दिख रहे हैं। तो ये विषम सममित मैट्रिक्स की सारणिक है, तो इसका मान क्या होगा, सीधे ही लिख देंगे 0। सीधे क्या लिख देंगे 0। और भी जैसे एग्जांपल दे दो, जैसे एग्जांपल दे दिया उसने कि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 0 0 1 1 5 -1 और -5 8 और -8 इसका मान ज्ञात करवा रहा है। इसका मान ज्ञात करवा रहा है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये विषम सममित मैट्रिक्स की सारणिक है, तो इसका मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। हाँ, एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, मैं थोड़ा क्या है थ्योरी ज़्यादा लिखाता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि थ्योरी बहुत लिखाते हैं, लेकिन थ्योरी ज़्यादा लिखाने से आपके सारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बार थ्योरी जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ना, उनमें भी आपको आसानी होगी। ठीक है, तो